इन हिज कैरेज, अपनी ही गाड़ी में, मतलब वो खुद की जिस गाड़ी से, जिस कैरेज से जो भी रहा होगा, इट इज नॉट क्लियर हियर, तो उसमें वो गांधी जी को कहा साथ शहर वापस लौटने के लिए। गांधी जी कंप्लाइड, द मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम। और गांधी जी ने मना नहीं किया। एक खूबी थी कि वो दोनों चीजों को, कभी कानून को तोड़े ऐसा भी उन्होंने प्रतीत नहीं कराया। समझदार तो थे ही, बहुत समझदार थे बेटे। तो गांधी जी ने बात मान ली। तो गांधी जी को जो कहा गया उसमें उन्होंने मना नहीं किया। इसका मीनिंग आप अगर लिखना चाहते हैं देख लीजिए। कॉम्प्लाई का है ये सेकेंड फॉर्म, कॉम्प्लाइड। कॉम्प्लाइड यानी आदेश या अनुरोध को मान लेना। तो गांधी जी ने मान लिया इस अनुरोध को। द मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस। और फिर उनके घर पे लाकर उनको ऑफिशियल नोटिस हाथ में थमा दिया कि ये लीजिए। और ये ऑफिशियल नोटिस किस चीज की थी? टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि चंपारण अभी छोड़ दीजिए। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस। गांधी जी ने रिसिप्ट वो साइन कर दिया, लेकिन साथ ही साथ इसमें वो भी लिख दिया, एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे करेंगे, वो इस ऑर्डर को मानने वाले नहीं हैं। परिणाम क्या होना था? इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। तो अगले दिन कोर्ट में, न्यायालय में उनको उपस्थित होने का आदेश दे दिया गया। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। रात भर गांधी जी जगे रहे, बाकी बाकी काम करते रहे। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि बिहार से आ जाइए, टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने कुछ प्रभावशाली दोस्तों को लेकर, साथियों को लेकर। इसके अलावा उन्होंने आश्रम को इंस्ट्रक्शन दिया। ये उनका तरीका था। पूछेगा आपको कि किस तरह से गांधी जी दूर रहकर भी इन चीजों पर नजर रखते थे, तो ये यही चीज थी कि वहां रहते हुए भी उस काम को भी वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस जो है आश्रम को समय समय पर भेजते रहते थे। उनके अकाउंट्स सब वगैरह की जानकारी रखते थे, कितना खर्च हो रहा है, कितना कौन सी जरूरत वहां होनी चाहिए, ये सब चीज पर नजर रखते थे गांधी जी। ये उनका काम करने के स्टाइल में आप जब क्वेश्चन आएगा तो लिख सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन भेज दिया, आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेजा। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, और वाइसराय को पूरी रिपोर्ट उन्होंने भेज दी। वायर्ड का मतलब यही है टेलीग्राफ करना। वो दिन थे टेलीग्राम टेलीग्राफ के ही थे। मॉर्निंग फाउंड द टाउन, और धीरे धीरे करके जब ये बात फैल गई तो मोतिहारी शहर, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ब्लैक विथ पीजेंट्स। ब्लैक का मतलब यहां पर हो गया भर जाना। पूरे मोतिहारी जो है सो किसानों से भर गया। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उनको गांधी के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और गांधी के साउथ अफ्रीका की रिपोर्ट की बात जहां तक है, तो गांधी ने साउथ अफ्रीका में भी इस तरह के आंदोलन चलाए थे। अंग्रेजों की जो अपार्थीड की पॉलिसी थी उसके विरुद्ध उन्होंने वहां भी अपने कुछ कदम उठाए थे। तो दे हैड मेयरली हर्ड दैट, महात्मा, सिर्फ किसानों को क्या सुनाई पड़ा था, किसानों को क्या जानकारी दी गई थी कि एक महात्मा कोई आए हैं, हु वांटेड टू हेल्प देम, और वो उनकी मदद के लिए आए हुए हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। वाज इन ट्रबल, और वो जो मदद करने के लिए आए हैं वो खुद अब परेशानी में पड़ गए हैं। अथॉरिटीज के साथ, सरकार के साथ उनकी कुछ समस्या अब हो गई है। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, और ये भी एक इंपॉर्टेंट
हिस्सा है। इससे पहले इस तरह का कोई डिमॉन्स्ट्रेशन उन्होंने नहीं किया था, या आप कह सकते हैं कि देश में और कहीं इस तरह का, मतलब कि बाद के उसमें, इससे पहले तो ऐसे हुए थे, विद्रोह वगैरह बहुत हुए थे, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस जो डिमॉन्स्ट्रेशन था ये नहीं था। इसमें क्या सीधा साधा सा था, ये साफ साफ सुथरा ये डिमॉन्स्ट्रेशन था, हजारों की संख्या में। A courthouse, their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation। और ये बहुत बड़ी घटना इसलिए है कि अभी के वर्षों में कि ब्रिटिश की जो एक डर थी, अंग्रेजों का जो एक डर था, उससे वो बाहर अब निकल रहे थे। फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों के डर से बाहर निकलने का ये समय इनका था। और ये बड़ी घटना मानी जाती है कि उस डर को वो छोड़ रहे थे, अब डर उनसे निकल रहा था। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, और इस समय में जो ऑफिशियल थे, इससे रिलेटेड ऑफिशियल, उनके समझ में नहीं आ रहा था हम करें क्या, कौन सा कदम उठाए जाए, क्योंकि इतनी सारी संख्या में लोग हैं, बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, गोलियां नहीं चलवा सकते, लाठियां नहीं चला सकते, ये तो बड़े पावरलेस अपने आप को महसूस किया। खास करके विदाउट कोऑपरेशन, विदाउट गांधी कोऑपरेशन, बिना गांधी के कोऑपरेशन के तो संभव नहीं था ये सारी चीजें करना। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, इस तरह से उन्होंने मदद किया। लेकिन गांधी इस समय में ऐसा नहीं था कि चलो अब तुम भुगतो, अब तुम देखो, तुम जानो, ऐसा गांधी जी ने नहीं कहा। गांधी जी ने उनको भी मदद किया क्राउड को मैनेज करने में, क्राउड को रेगुलेट करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, बड़े पोलाइट ढंग से, बड़े फ्रेंडली ढंग से उनको डील किया। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। और बड़े ढंग से समझाया उनको, सारे कंक्रीट प्रूफ देकर समझाया कि देखिए आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है, ठीक है, अनक्वेश्चन ताकत है आपके पास, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन आप भूलिए मत कि उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, इंडियंस के द्वारा उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। द गवर्नमेंट वॉज बैफर्ड, उनके हाथ पांव फूलने लग गए, सरकार की कुछ चल नहीं रही थी, समझ नहीं आ रहा था उनको हम करें क्या, बस बिल्कुल परेशानी की स्थिति में आ गए थे। प्रोसिक्यूटर ने जज से रिक्वेस्ट किया इस अवस्था में कि ट्रायल को पोस्टपोन कर दीजिए, इस केस को, इस मुकदमे को पोस्टपोन कर दीजिए। अपेरेंटली द अथॉरिटी विश टू कंसल्ट देयर सुपेरियर्स, और इस अवस्था में अथॉरिटी ने अपने सुपेरियर को कंसल्ट करना बेहतर समझा, अपने सुपेरियर से बातचीत किया। गांधी, अब इस पर गांधी ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये जो डिले हो रहा था, देर लग रही थी कानून की इस पूरी प्रक्रिया में, उस पर गांधी ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने स्टेटमेंट को मतलब पढ़ के सुनाया, अपना स्टेटमेंट बताया कि जो भी मुझे, मेरी मेरी गलती की जो भी सजा मिलनी चाहिए वो मुझे, ही वॉज इन्वॉल्व, जिस चीज में अगर वो इन्वॉल्व हैं, लगता है कोर्ट को कोई सजा मिलनी चाहिए तो बताइए मुझे। ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। दोनों तरह की, यहाँ दो तरह की ड्यूटीज की बात करता है। एक तरफ ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, वो बिल्कुल भी ये एग्जाम्पल नहीं देना चाहते थे कि वो बात को नहीं मानते हैं, कानून को तोड़ने वाले हैं, उसका भी वो अपने ऊपर धब्बा नहीं लगवाना चाहते थे, एक तरफ। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, देश के प्रति, ये दूसरा काम है। एक तो लॉ ब्रेकर अपने आप को नहीं साबित करना, तो इसलिए कानून को मानते हुए जो सम्मन भेजा गया था वहां वो पहुंचे, कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट को पूरा सम्मान दिया, कानून को पूरा सम्मान दिया। दूसरी तरफ ये ऑन दी अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, मानवतावादी जो सोच थी, जो नेशनल सर्विस को लेकर वो चल रहे थे, देश के प्रति जो सर्विस उनकी थी उनको लेकर चल रहे थे, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो वहां पहुंचे थे, चंपारण पहुंचे थे,
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने साथ साथ निभाने की कोशिश की। इसी को कहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। इस पर क्वेश्चन पूछता है, जैसे 15% अरेंजमेंट के बारे में बताया, क्वेश्चन पूछता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज पर भी क्वेश्चन पूछता है, और थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग सा उस समय होता है, बट रिसेंटली आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर किसी को दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। लेकिन यही दोनों बातें हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में, यही दो बातें हैं, कानून के प्रति भी पूरा सम्मान देना, और जिस काम के लिए वो आए हैं उससे भी पीछा नहीं छुड़ाना, उसको भी पूरा करना। ये गांधी जी का एक तरह से वर्किंग स्टाइल भी था। आज कई बार गांधी के वेज पे बहुत सारी चीजें हैं जिस पर क्वेश्चन मार्क उठता है, बट इट वाज हिज वे। कई बार इस पर भी क्वेश्चन मार्क उठता है कि देश के आजादी के बाद भी वो चाहते थे कि पाकिस्तान को इतने रुपए मिले, इंडिया इतना पैसा दे, ये वो इस सब पे बात उठती है। अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन गांधी के विचार से देखना था तो वो दोनों को एक समान देखते थे, दोनों को जैसे एक पिता जो होता है दो बेटों में फर्क नहीं करना चाहता है, इस तरह की उनकी सोच को लेकर ये सारी चीजें चल रही थी। तो ये था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज वाला पॉइंट्स, समझ में आ गया होगा। फॉर विच ही हैड कम, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। और ये जो ऑर्डर दिया गया कि आप जाइए, उसको उन्होंने मानने से मना कर दिया। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, सिर्फ इसमें उस लॉफुल अथॉरिटी के लिए सम्मान ही नहीं था, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कंसेंस। ये कहते हैं कि हमारी अंतरात्मा इस चीज को नहीं मानना चाह रही थी, हमारी अंतरात्मा इस बात की गवाही नहीं दे रही थी। जो पेनाल्टी मेरे ऊपर है, अगर लगता है कोर्ट को कि मैंने गलती की है, मेरी गलती अगर उससे मिलती है, तो मेरी अंतरात्मा ये कहती है इस समय में, वॉइस ऑफ कंसेंस, अंतरात्मा की आवाज यही कहती है कि आप मुझे सजा दो, कि आज द पेनाल्टी ड्यू। तो जो भी पेनाल्टी मेरे ऊपर आती है वो मुझे मिलनी चाहिए, वो मैं स्वीकार करूंगा। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour रिसेस। मजिस्ट्रेट ने ये अनाउंस किया कि अब 2 घंटे के बाद जो है ना मैं सेंटेंस यानी सजा सुनाऊंगा। एंड आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोस 120 मिनट्स। तो गांधी जी को ये कहा कि ठीक है, आप बेल की तैयारी कर लो, जमानत की तैयारी कर लो 120 मिनट में, यानी 2 घंटे का जो समय है ना उसमें आप बेल की तैयारी करो। जमानत क्या होता है? जमानत हर केस में व्यक्ति मैंने कोर्ट के समक्ष ये अपना पक्ष रखता है कि ठीक है, हमारे ऊपर जो ये केस है, ये जो मुकदमा है, ठीक है मैं इसको फाइट करूंगा, लेकिन मुझे फिलहाल जो है सो जेल जाने से रोका जाए। मैं जेल नहीं, मतलब मुझे जेल में नहीं रखा जाए, मैं बाहर रह के, लेकिन मैं पूरी सहयोग करूंगा। तो जज को लगता है कि केस जिस तरह का होता है उस हिसाब से वो उनको जमानत देते हैं। जमानत अगर लगता है उनको कि नहीं केस जो है सो इस तरह का नहीं है, कोई वो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे केस को, अगर ये बाहर भी रहते हैं तो केस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, तो उनको जमानत दे दी जाती है। लेकिन जज को अगर ये लगता है कि नहीं बाहर रह के ये केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या सामने वाला पक्ष जो है, पुलिस पक्ष जो होती है, जब ये कहती है कि नहीं ऐसा कुछ कर सकते हैं, तब वो जमानत नहीं देते हैं, वो जमानत का विरोध करते हैं। या जरूरत पड़ने पर पुलिस जो है सो रिमांड लेती है। रिमांड में क्या होता है, उनको लगता है कि अगर हम इसको अपने अंडर में रख के उससे प्रश्न पूछेंगे, जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो रिमांड ली जाती है। तो गांधी जी को बेल के लिए कहा कि आप बेल की तैयारी कर लो। गांधी जी ने मना कर दिया, गांधी जी रिफ्यूज्ड। द जज रिलीज्ड हिम। परिणाम क्या होना था, कुछ उनके पास और ऑप्शन नहीं थे, वो कानून के उसमें बांध कर उनको रखे रहना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। जज उनको बिना बेल के ही रिलीज कर दिया, बिना बेल के ही उनको जाने, बिना जमानत के ही उनको फ्री कर दिया। जब कोर्ट रिकन्वीन्ड हुई, जब फिर से कोर्ट लगी, मुकदमे की शुरुआत फिर करना चाहा, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि आगे
कई दिनों तक मैं कोई भी फैसला नहीं देने वाला हूं। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और गांधी को स्वतंत्र रूप से वहां रहने के लिए फ्री कर दिया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरूल हक, ये उन दिनों के महान वकीलों के नाम हैं। प्रोमिनेंट लॉयर्स उन दिनों के थे। ये उन दिनों के प्रोमिनेंट लॉयर्स माने जाते हैं। ये सारे पहुंचे, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से सलाह मशवरा किया, बात किया। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी जी ने एक प्रश्न उठाया। गांधी जी ने पूछा कि अगर मान लो मुझे जेल हो जाती है तो आप लोग क्या करोगे? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कैसे इस चीज को देखोगे? तो why the senior lawyer replied, ये सारे सीनियर लॉयर इसमें ज्यादातर जो थे उनका जवाब आया कि they had come to advise and help him। वो तो ऐसे भी उनको सलाह देने के लिए आए हैं, हेल्प करने के लिए आए हैं, मदद करने के लिए। इफ ही वेंट टू जेल, अगर वही जेल चले जाएंगे तो देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, तो कोई एडवाइस देने के लिए तो कोई रहेगा ही नहीं। वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, फिर वो चले जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, उन वकीलों ने कहा। अब गांधी जी ने पूछा फिर कि फिर ये जो इनजस्टिस जो है, इन शेयर क्रॉपर्स के इनजस्टिस का, इनके प्रति जो अन्याय हो रहा है, उसका फिर क्या होगा? गांधी ने प्रश्न पूछा कि फिर क्या होगा इनका। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट। अब लॉयर्स जो है सो कंसल्ट आपस में करने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अप सॉर्ट ऑफ देयर कंसल्टेशन, और राजेंद्र प्रसाद ने इसकी जिम्मेदारी संभाली कि सारे जो बातचीत है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है ये बताया जाए। दे थॉट amongst themselves that गांधी जी was totally, आपस में अब विचार उनके समझ में आने लग गया कि गांधी जी जो टोटली स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं यहाँ के लिए, एंड yet he was prepared to go to prison, और वो बंदा जो है सो जेल में जाने के लिए तैयार है। वो जेल में जाने से नहीं रुक रहा है, जेल में जाने के लिए तैयार है। They thought amongst themselves that Gandhiji was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. इन किसानों की भलाई के लिए वो जाने के लिए तैयार हैं जेल। If they on the other hand being not only residents of the adjoining district, जबकि ये सबके सब जो वकील हैं, ये सबके सब जो प्लीडर्स हैं, ये तो बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करते हैं, ये बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है। तब जो है एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के होते हुए भी, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, और ये भी ये क्लेम करते हैं कि इन पीजेंट्स की भलाई चाहते हैं, इन पीजेंट्स के केस भी कई सारे लड़ते रहे हैं, तो ये क्या घर चले जाएं, शुड गो होम, इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन। ये तो बड़ा ही मतलब शर्मनाक हरकत होगी, शर्मनाक रूप से समर्पित कर देना अपने आप को, ऐसा होगा। तो दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू, फिर वापस गांधी जी के पास पहुंचे और अपनी सारी बात उन्होंने रखी, एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। ये कहा कि मैं, हम लोग भी आपको जेल में आपके पीछे पीछे चलेंगे। इस बात पे गांधी जी ने कहा था कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। ये जो गांधी जी का कहना है ये भी इंपॉर्टेंट लाइनिंग है, वर्डिंग है, इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। इसका मकसद एक ही है। गांधी जी के ये कहने का मतलब था कि अब गांधी जी को लगने लग गया था, अब उनको विश्वास हो गया था कि जो इन लोगों के मन में, ये जो एलीट क्लास है, ये जो वकील का क्लास है, देखिए ऐसे भी जो स्वतंत्रता की लड़ाई है सबसे आगे वकीलों ने ही लड़ा। वकील ही, जितने आप देखेंगे उसमें 90% पीपल जो थे वो वकील थे। तो शुरुआत उन्हीं लोगों की रही, रास्ता उन्हीं लोगों ने दिखाया, रास्ता वही बनाते रहे। तो इस तरीके से तब गांधी जी को लगा कि नहीं, ये एक सही दिशा में हमारा जो है सो कदम उठाया, ये जो स्टेप्स है इट इज इन द राइट डायरेक्शन,
और जब राइट डायरेक्शन थे, वेल बिगन इज द हाफ विनिंग होता है। तो अच्छे से शुरुआत हुई तो समझिए आधा जीत तो पहले ही हो गई। इसी संदर्भ में इन्होंने कहा है कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, कि चंपारण की लड़ाई समझो हमने जीत ली या जीत ली गई। ही एक्सक्लेम्ड। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, फिर एक कागज का टुकड़ा लिया उन्होंने, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, और फिर ग्रुप को उन्होंने पेयर में डिवाइड कर दिया, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, कि किस समय में कैसी स्थिति में हर एक पेयर को कोर्ट अरेस्ट देनी है। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द, कई दिनों के बाद, ये सब बातें जब हो गई तो कई दिनों के बाद गांधी जी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट से एक रिटन उनको कम्युनिकेशन आई, जिसमें इन्फॉर्म किया गया था कि दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का यह निर्णय है कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए, यानी कि खत्म कर दिया जाए। और ये घटना जो है उस सिविल डिसओबीडियंस की जीत मानी जाती है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फेंट, यानी कि उनकी आज्ञा को नहीं मानना, और इन लोगों की जीत हुई थी इसमें। इसमें किसी भी अथॉरिटी की पूरी तरह से हार थी। अथॉरिटी के ऑर्डर को डिसअप्रूव किया गया था, नहीं माना गया था, और इस वजह से इसको कहते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फेंट द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस की ये जीत थी। इस मॉडर्न इंडिया में पहली बार ये जीत थी सिविल डिसोबीडियंस की। सविनय अवज्ञा इसी को कहते हैं, सविनय अवज्ञा, यानी विनय पूर्वक हम आपके कानून को भी नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन कानून को मान भी नहीं रहे हैं, आपके ऑर्डर को हम मान भी नहीं रहे हैं। गांधीजी एंड द लॉयर्स now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the, अब फार्मर्स की जो प्रॉब्लम थी उस पर अब जो है इन लोगों की, लॉयर्स की और गांधी जी की, अब जो है सो लंबी ये प्रोसीडिंग शुरू हुई। फार फ्लंग इंक्वायरी, दूर दराज, इधर उधर जहां से भी जो जानकारी मिल सकती थी, ये सारे डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants वर रिटन डाउन, जो कुछ लगभग 10,000 किसानों की बातों को लिखा गया, एंड नोट्स मेड ऑन अदर, बाकी और भी जो एविडेंसेस थे, जो और भी उनके सबूत मिल सकते थे, वो सारे सबूतों को इकट्ठा किया गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए गए। द होल एरिया थ्रॉव्ड विद द एक्टिविटीज ऑफ द, पूरे एरिया जो है सो इन इन्वेस्टिगेटर्स के एक्टिविटीज से समझिए आह्लादित हो चुका था, भर गया था। चारों ओर जहां देखिए इसी तरह की चर्चा हो रही है, कोई अपनी बात बता रहा है, कोई उनकी बात को लिख रहा है। एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और दूसरी तरफ थे ये लैंडलॉर्ड्स जो उसको, उस प्रोटेस्ट को दबाने की स्थिति में लगे हुए थे। इन जून गांधी जी और परिणाम ये हुआ कि सर एडवर्ड गेट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, सर एडवर्ड गेट, ये सब वर्ड नाम अगर आता है तो आप अपनी बुक लेकर अगर बैठे हैं तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना। तो सर एडवर्ड गेट्स जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने गांधी जी को सम्मन किया, बुलवाया। बिफोर ही वेंट ही मेट, जाने से पहले गांधी जी ने अपने लीडिंग एसोसिएट्स से बातचीत की, मिले, एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। फिर से एक बार उन्होंने अपने पूरे डिटेल प्लानिंग बता दी सिविल डिसोबीडियंस की, कि अगर कहीं उनको लौटने में मुश्किल आई, अगर वो लौट नहीं पाए, तब क्या होगा, क्या क्या उस पर कदम उठाए जाएंगे। तो ये चीज है, इफ यू शुड नॉट रिटर्न।
अब कुछ दो एक जो क्वेश्चन बीच में आए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। List the places that Gandhiji visited between his first meeting with Shukla and his arrival at Champaran। कि अपने चंपारण अराइवल में शुक्ला के साथ कौन कौन सी वो जगह थी जहां गांधी ने विजिट किया था। तो सबसे पहले देखिए गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज एट लखनऊ से शुरुआत होती है उनकी। देन ही वेंट टू कानपुर, फिर कानपुर आते हैं और देश के और अलग अलग हिस्से में पहुंचते हैं। ही रिटर्न टू हिज आश्रम, उसके बाद अपने आश्रम अहमदाबाद के पास जो सेवाग्राम में आश्रम था वहां पहुंचते हैं। लेटर ही वेंट टू कलकत्ता, फिर कलकत्ता गए, कलकत्ता टू पटना, फिर पटना आए, देन मुजफ्फरपुर, बिफोर अराइविंग एट चंपारण। तो चंपारण पहुंचने से पहले ये सारी जगह उन्होंने विजिट की। जगह नाम रखेंगे याद, लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर, कानपुर के बाद फिर वो जाते हैं अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद कलकत्ता आते हैं, कलकत्ता के बाद पटना आते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से चंपारण। ये उनका प्लेसेस था जहां जहां उन्होंने यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड व्हाई। कई सारे क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड कर दिया है कि व्हाट शुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द, कई सारे एक साथ इन्होंने जोड़ दिया है। तो देखते हैं एक दो क्वेश्चन साथ में कि पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज रेंट, है ना, इंडिगो उगाते थे और रेंट के रूप में वही उनको देना पड़ता था। दिस वाज अंडर द 15% अरेंजमेंट सिस्टम, ये 15% अरेंजमेंट सिस्टम का हिस्सा था। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया, तो नाउ इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द लैंडलॉर्ड्स टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को कंटिन्यू चले, इसमें कोई फायदा नहीं उनको नजर आ रहा था। सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी एज कॉम्पेंसेशन, वो क्या चाहते थे, पैसे चाहते थे, कॉम्पेंसेशन चाहते थे, टू रिलीज द पीजेंट्स फ्रॉम दिस वेरी अरेंजमेंट। इस 15% अरेंजमेंट से उनको आजाद करने के लिए वो पैसे चाहते थे। द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन, सिंथेटिक इंडिगो की वजह से तो जाना था, तो उनको भी पता था कि ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं हो सकता था। और इस तरह से जो है प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, तो सिंथेटिक इंडिगो जो है वो अपर हैंड रख रहा था। ऑब्वियसली इसका प्रभाव यही पड़ना था कि नेचुरल इंडिगो का प्राइस जो है सो डाउन जाना था, कम हो जाना था। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स वी डिस्कस टुडे। इससे ज्यादा आज डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोगों में से किसी को कुछ शेयर करना है, पूछना है तो बताइए।